Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about the major articles for the day. आज की डेट है 23 of July 2025। आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से जहां पर हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में। सेकेंड आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। थर्ड आर्टिकल में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। एंड लास्ट में हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल के बारे में हम समझते हैं। अपनी हेल्थ के लिए, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए इनकी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की हेल्थ है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इन्होंने अपना रिज़ाइन अभी प्रेसिडेंट को सबमिट किया। तो क्या पॉलिटी में इसके बारे में कहा गया है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो यहाँ पर हेल्थ ग्राउंड पे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और अभी इनका टेन्योर 2 इयर्स का पड़ा था। ये रेजिग्नेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट को, जो कि आर्टिकल 67 क्लॉज ए के अंडर आप जिसका रेफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, आप इसे समझिए। आर्टिकल 63 कहते हैं देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 उनकी ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है आपके राज्यसभा के, एंड इसी चीज की ये सैलरी भी लेते हैं। देन आर्टिकल 65 कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस को इन केस वैकेंसी या एब्सेंस देखने को मिलती है प्रेसिडेंट की। देन आर्टिकल 66 यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है। आर्टिकल 67 आपके इनके टर्म रिमूवल रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है। एंड यहां पे आर्टिकल 68 ये बात करता है कि भाई जब वो ऑफिस में होते हैं उसी समय उनके इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहिए, जब तक उनके जो सक्सेसर है वो नहीं आ जाते तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इनके रिमूवल के बारे में क्या कहता है, तो रेजिग्नेशन आर्टिकल 67 क्लॉज ए के अंडर बात की जाती है, जहां पर ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। रिमूवल की बात की जाए आर्टिकल 67 बी ये कहता है कि राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी 50% जो आपकी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं उनको ये रेजोल्यूशन पास करना होगा, तब इन्हें रिमूव किया जा सकता है। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी ही आपकी रिक्वायर्ड रहती है। देन कंप्लीशन ऑन ऑफ टर्म आर्टिकल 67 क्लॉज सी में इसमें डिस्कस किया जाता है। 5 साल की इनकी टर्म है जब से ये ऑफिस में एंटर करते हैं, एंड तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक इनका कोई सक्सेसर वापस ऑफिस को ज्वाइन ना कर ले। वापस से ये रीनॉमिनेट भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे रहता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे साइलेंट है कि भाई अगर वाइस प्रेसिडेंट आपके रिजाइन कर देते हैं तो उनकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे ये बात कही जाती है कि रेजिग्नेशन इन्हें किसको देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को। हाँ, इस बारे में बात जरूर है कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। देन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये प्रोविजन कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, और ड्यूरिंग सच वैकेंसी डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा की को होल्ड करेंगे। तो वो भी ऑथराइज कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट। तो यहां पर आर्टिकल 68 कहते हैं कि भाई मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। एंड यहां पर क्लॉज 1 में कहा जाता है कि ये उनकी मतलब जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो उनके मिड जब आपकी ये कह सकते हो कि सीट वेकेंट होने वाली है उससे पहले ये इलेक्शन आपके कंडक्ट होने चाहिए। देन वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन डेथ रिमूवल, इसमें ये लिखा गया कि एज सुन एज पॉसिबल इनके ऑफिस को फुलफिल कर देना चाहिए। एंड यहां पे उनको फुल 5 ईयर मिलेंगे, नॉट जस्ट द रिमाइंडर टर्म। मतलब अभी ये 2 साल बचे हैं, सिर्फ 2 साल के लिए नहीं, फिर से 5 साल के लिए आपके वीपी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे। और इसके इलेक्शन के बारे में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ये ऑथराइजेशन दी गई है। इलेक्शन कमीशन ये आपके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जहां पर दोनों हाउस आपके वोट करते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की। इसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों से आप रिलेट कर सकते हो। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका टाइटल था वाटर एनर्जी डिमांड एंड इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। इसमें यह कहा गया कि एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स की वजह से अर्थक्विक और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, बट ये अभी जो भूकंप के झटके हैं ये थोड़े आपको माइनर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, पहलगर जो आपका महाराष्ट्र में है, मुल्ला पेरियार डैम, इन एरिया में वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड एनर्जी और वाटर की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से
अर्बनाइजेशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ये एक ग्लोबल इशू बन सकता है। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या होता है, जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। दिस इज नॉट नेचुरल, ये टोटली मैन मेड फैक्टर है, जिसमें लोड बैलेंस एक मेजर कारण होता है। जैसे आपने डैम बना दिया, डैम के कारण जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ इंक्रीज हो गया है, तो इससे भी ये इंड्यूस हो सकता है। सब सरफेस प्रेशर, जब आप अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। एंड कई बारी अननेचुरल स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अभी तक 700 से ज़्यादा आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसमें मेजर आपको 1967 में एक देखने को मिली थी कोयना महाराष्ट्र में, जहां पर रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक देखने को मिला था। 2014 कैलिफोर्निया में ड्रॉट रिलेटेड आपको देखने को मिला था। बेसल स्विट्जरलैंड में यह भी आपका जियोथर्मल ड्रिलिंग की वजह से देखने को मिला था। ओक्लाहोमा यूएसए में वेस्ट वाटर इंजेक्शन की वजह से आपको देखने को मिला था। दिल्ली एनसीआर में अभी रिसेंटली 2021 में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है। अगर यूपीएससी का भी एग्जाम्पल पूछ ले मेंस में तो आपको हेल्प हो सकती है यहाँ से। अभी 700 से ज़्यादा आपने पिछले 150 सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया है। एंड इंडिया में मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला, सबसे वैसे तो बड़ा मैग्नीट्यूड इंडिया में ही देखने को मिला है, बट 1967 के बाद से कोई मेजर बहुत बड़ा अर्थक्वेक इस वजह से नहीं देखने को मिला है। तो रिजर्वायर इंड्यूस जो सिस्मिसिटी है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज वाटर के वेट के कारण यहाँ पर लोकल फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है प्लेट्स पे, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से जो वाटर प्रेशर है वो लेयर्स के अंदर, सब लेयर्स के अंदर डिस्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। माइनिंग की वजह से भी जियोलॉजिकल स्ट्रेस की कंडीशन जनरेट होती है, वहाँ से भी देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कुछ लिक्विड्स को रॉक्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो ड्रिल किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है वाटर, वो भी कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल स्टेबिलिटी है उसको इम्पेक्ट करते हैं, इससे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी कई बार हैवी ह्यूमन कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, स्काई स्क्रैपर देखने को मिलते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें लाइफ के लॉसेस तो होते ही होते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रेस भी आपको कॉमनली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देन आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल डिसरप्शन भी देखने को मिल सकती है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं उस एरिया से। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी एक थ्रेट रहता है। एंड अर्बन एरिया जैसे दिल्ली हाईवेली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पर भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अभी वेस्टर्न घाट में सह्याद्री रेंज के आसपास अगर आप देखें, अनसीजनल हैवी रेनफॉल के कारण काफ़ी सारा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ग्लेशियर मेल्टिंग कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, ड्रॉट एक्सटेंड होना और इरिगेशन की डिमांड इंक्रीज होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने वाले समय में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, हम वाटर एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करें, साइंटिफिक मैनेजमेंट करें, इनकी इफेक्टिव एफिशिएंट इरिगेशन के ऊपर फोकस करें, खासकर ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। डैम एंड रिजर्वायर को हम कोशिश करें कि भाई लाइट डैम क्रिएट करें लाइक लिमिटेड हाइट के साथ, और रिजर्वायर के अंदर किसी भी तरह की इस तरह का कोई फॉल्ट हो तो उसको पहले ही हम समझने की कोशिश करें, खासकर हेवी डैम कंस्ट्रक्शन हिमालयन एरिया में हम अवॉइड करें। देन फ्रैकिंग की अगर हम बात करें तो पॉपुलेटेड और सिस्मिक प्रोन एरियाज में ऐसी चीज़ें ड्रिलिंग वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, बैन कर दीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। सिस्मिक जोनिंग होनी चाहिए, खासकर इसमें हम लाइक आप ये कह सकते हो कि हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करके टाइमली वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। बाकी इसके लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत है आपकी लाइक एनडीएमए को भी। तो आइए अब बात करते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके 2024 में अक्टूबर मंथ में एक स्कीम निकाली, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें पेड 12 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी टॉप 500 कंपनीज में यूथ को। तो इसमें 1 करोड़ यूथ 5 साल के अंदर हम ट्रेन करेंगे और 735 डिस्ट्रिक्ट को के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यूनियन बजट में भी इसके बारे में बात की थी ताकि हम एक टैलेंटेड पाइपलाइन क्रिएट कर सकें, जहां पर फ्यूचर टैलेंटेड गवर्नमेंट और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर लाइक टैलेंट को हम पूल कर सकें। देन एक इनोवेशन का कल्चर बिल्ड कर सके, अकाउंटेबिलिटी लेके आ सके, प्रोफेशनलिज्म ला सकें यूथ के अंदर। देन गवर्नेंस के एक्सपोजर मिल सके यूथ को, ताकि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी डेवलपमेंट और गवर्नमेंट प्रोसेसेस के अंदर
इस चीज़ को समझ सके, हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा इनसे और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो स्किल और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो गैप है, हम उस गैप को भी रिड्यूस करना चाहते थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिप्लाई के अंदर ये बताया कि ऑलमोस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2.5 लाख लोगों को प्रोवाइड की गई थी, जिसके लिए 10 लाख के करीब आपने एप्लीकेंट्स रिसीव किए थे। ऑफर 2 लाख के करीब 1.5 लाख के करीब लोगों को दिया गया था एंड इसमें से 50,000 के आसपास लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। तो टोटल 6% ये आपको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अभी के लिए हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब है, बिकॉज इंडिया में वैसे ही एम्प्लॉयमेंट कम चल रही है और यूथ यहाँ पर जॉब नहीं ले रहा है या इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो कहा जाता है कि देखो, इसमें कोई भी इंडियन यूथ 10वीं पास हो, उसको हम फोकस कर रहे हैं, 12 मंथ का इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे ही आप इंटर्नशिप अपनी पूरी करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पे एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट आपका क्रैश करता है, जिससे 20 बच्चों की डेथ हो जाती है। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जिसके मतलब आप ये कह सकते हो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये जहाज़ आगे गिरा है एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम बात करें तो ये आपका बांग्लादेश का मैप है। तो इसके इस साइड इंडिया आ गया, ये सिलीगुड़ी पास है, देन ये पूरा आपका इंडिया है एंड नीचे यहाँ पर म्यांमार आ जाता है। 2 ही कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, वन इज़ इंडिया, अदर इज़ म्यांमार। बे ऑफ बंगाल में ये खुलता है, ये आपका सुंदरबन एरिया का ही पार्ट आ जाता है पूरा। ये पद्मा रिवर है, जिसे ऊपर आप मेघना के नाम से भी जानते हैं, जमुना के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ही रिवर है जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से आपकी बनी है, जो इसकी लाइफलाइन भी आप कह सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करता है। तो आपको याद रखना है, अभी मेजर रिवर सिस्टम यहाँ पर पद्मा और जमुना यानी गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र का देखने को मिलता है। इसका जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है और छोटा सा एक पार्ट आपका बर्मा भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। बे ऑफ बंगाल में ये खुलता है एंड फ्लडिंग के काफ़ी प्रोन है, साइक्लॉन्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश एक डेल्टा एरिया में लोकेटेड है, जहाँ पर आपको अलुवियल फ्लड प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज़ में आपको ढाका इसकी मेजर एक कैपिटल सिटी देखने को मिलती है, डेंसली पॉपुलेटेड है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पर कंजेशन देखने को मिलती है एंड बाकी ये उत्तरा वाला जो एरिया है वहाँ पर ये क्रैश अभी फ़िलहाल के लिए हुआ है। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया है, फ्रीक्वेंटली साइक्लॉन्स, टाइड्स, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमनली देखने को मिल जाती हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।